रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर चल रहा है उसके एनालिसिस के 25वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं रेलवे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोला 3,460 रुपए की एक धनराशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। ब्याज की दर 5% है, तो 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? सीधी सी बात है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, ये साई बराबर होता R इंटू टी। तो 5 पचम 25, 25% मतलब चौथाई। चौथाई का मतलब 4 अठे 32, 4 छांग 24, 4 पंचे 20, 865 रुपए। कहा दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि भाई एसआई में तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं ना कि R इंटू टी परसेंट में होता है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब पूरा मामला हो गया 25%। और 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब मूलधन अगर 4 है तो ब्याज कितनी है? कितनी है? 1। और यहां पर मूलधन है 3,460। इसका 25% निकालेंगे तो 4 का गुना, तो 4 अठे 32, 4 छान 24, 4 पंचे 20। कितना आ जाएगा उत्तर? 865 रुपए। और कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए, अब इसमें आप लोगों को कलम चलाने की आवश्यकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैं ये बार बार बता रहा हूं कि एसआई में एसआई का मतलब ही होता है दर और समय का गुणनफल, लेकिन प्रतिशत में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए। ए, बी और सी एक साझेदारी में काम करते हैं। ए बी द्वारा किए गए निवेश से 3 गुना और बी सी द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 6,600 रुपए है, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। यही तो सवाल है। अब आप खुद एक चीज देखो कि जो लाभ का बंटवारा है वो लगाई गई पूंजी के अनुपात में होता है। अगर समय भी जोड़ दिया जाए तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होता है। यहां तो समय का जिक्र है ही नहीं, यहां पर केवल बात किसकी की जा रही है? पूंजी की। तो अब आप देखो सवाल में बोल क्या रहा है। देखिए, ए अनुपात बी, इनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई ए बी द्वारा किए गए निवेश से 3 गुना, मतलब ये 3 और ये कितना है? 1। ठीक है। बी सी द्वारा किए गए निवेश का 2/3, मतलब बी अनुपात सी, मतलब ये कितना है? 2/3। अब देखिए, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, तो आप 2 का गुणा मार दीजिए। तो अब कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये कहानी है। अब इनका जो टोटल है ये कितना हो जाएगा? 12। 6 2 8 3 11, सॉरी, कितना हो जाएगा? 11। मतलब 11 की वैल्यू कितनी है? 6600। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। यही तो है। अब आपसे पूछ किसका रहा है? बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा तो 2 है, तो 2 गुणे 600, मतलब बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1200 रुपए। ठीक है ना? कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए आप। कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 100% बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्याज के रूप में उसको 100% मिले। कितने में? 8 वर्षों में। और यहां मैं आपको लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूं कि अगर एसआई बराबर होता कितना है? R गुणे टी परसेंट। और इसकी वैल्यू वो बोल रहा है 100, और R की वैल्यू तो दी नहीं है, टी की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 100/8, मतलब ये कितना आ जाएगा? 12.5। यही तो कहानी है। ठीक है। अब 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। आगे आपसे कह रहा है 8,000 रुपए पर समान दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब देखिए, चूंकि मामला ये 12.5% जो है, 12.5% बराबर होता है 1/8। ठीक है। तो अब देखिए, इसको जो सबसे आसान तरीका क्या? 8 से 9, 8 से 9। ठीक है। 2 साल का मामला है, तो ये मतलब कहानी है 64 से 81। तो जो सीआई है ये कितना हो जाएगा भाई? 16 और 1 17, 17। 64 रुपया 81 रुपए बन रहा है 2 साल में। ब्याज कितनी मिल रही है इसको? 17 रुपए। और 64 की वैल्यू कितनी दी गई है? 8,000। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 8 और ये कितना आ जाएगा? 1,000। 4 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा? 250। या 8 से मैं सीधा ही काट देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 125। 125। अब आपको निकालना क्या है? ब्याज पर निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो 17 गुणे 125, तो 17 पना 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 एक कम 17 और 4 21। मेरा उत्तर हो जाएगा 2125 रुपए। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अब इसका एक तरीका और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बार बार उसी तरीके से बता रहा हूं। देखिए 2 वर्ष का मामला है तो 2 और 1 का है, स्थिति तो ये है। ठीक है, अब यहां मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, मैं एक काम करूं, चूंकि 8000 रुपए डाटा ये है और जो दर है वो 1/8 है। तो अब आप देखिए 8000 का 8 कितना हो जाएगा? ये 1000 रुपया। ठीक है ना, और 1000 का फिर से जब आप 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 125 रुपया। अब ये देखिए ये टोटल कितना हो गया? 1000 यार, ये 2000 हो गया और ये प्लस 125 हो गया, मतलब उत्तर हो जाएगा 2125। ठीक है, अब चाहे आप उस मेथड से लगाओ चाहे आप इस मेथड से लगाओ। हाँ, अब यहां दर 12.5 की बजाय जब 20 और 10 दी रहती है या 30 दी रहती है तो हम डायरेक्ट यहां दर लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मूलधन दिया हुआ है तो बेहतर तरीका ये कि आप सीधे ब्याज ही निकालते जाओ। ये मूलधन का ब्याज होता है और ये इस ब्याज का ब्याज होता है। ठीक है, एक तरीका वो है, एक तरीका ये है। जो तरीका आपको ज्यादा बेहतर लगे उसको आप कर लो। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है सवाल? निम्नलिखित आकृति में, आकृति तो कहीं दिख नहीं रही, PAB एक भेदिका है और PT वृत्त पर, अच्छा वही सेम सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PT ये एक स्पर्श रेखा है और PAB एक भेदिका है। चलिए ये A है और ये B है। देख लेते हैं अभी अगर डाटा चेंज करने का। ये O है, O है, ये O है, ये वृत्त का केंद्र है। PT वृत्त पर PT बराबर कितना है? 5, ये 5 है। PA बराबर कितना है? 3, ये 3 है। तो AB का माप ज्ञात कीजिए, इसको मैं x मान लें। अब यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर फॉर्मूला होगा PT² बराबर PA इंटू PB। ये कहानी है। अब आप खुद एक चीज को देखो कि जिसकी जिसकी वैल्यू आपको दी गई है, यहां पर देखिए PT कितना है? 5 का स्क्वायर, PA कितना है? 3 गुणे PB कितना है? 3 प्लस x। यही तो कहानी है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9 प्लस 3x, मतलब 9 प्लस 3x। और यहां कितना हो जाएगा? ये 25। 25 में से 9 घटाएंगे 16 आ जाएगा, मतलब 3x बराबर 16 या x बराबर हो जाएगा 16/, यही तो कहानी है, 16/3। क्या कहानी है? ये लगता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये होना चाहिए था 16/3। सुधार लीजिएगा इसको कर लीजिएगा। ये 5/3 लिखा होगा मेरा अंदाजा है, ये 16/3 है, ये 15 है और ये वाला 11/3 है। ठीक है ना, इसको आप सुधार लेना, उत्तर हो जाएगा 16/3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लेते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य। अब 7 से विभाज्यता का नियम तो ये कहता है कि लास्ट वाले अंक को 2 से गुणा करके बाकी अंकों से घटाने पर अगर संख्या 7 से कट जाती है, ठीक है ना, तो वह संख्या 7 से कटेगी, ये नियम कहता है। और वैसे 7 के लिए चूंकि 3 डाटा है, ये तो दिख ही रहा है मुझे। ठीक है ना, अब आप देखिए ये अगर इसको देखें तो ये कितना है? 7 8 56, 7 7 49, 2 29 नहीं कटेगा। 7 1 कम 7 2, 7 चौक 28, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 7 8 56, ये नहीं कटेगा। 7 5 35, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा। अब नियम तो ये कहता है कि ऐसे चेक करना। देखिए 51 519 है तो 9 का ये 18 आ जाएगा, डबल किया इसका 9 का। 11 में से 8 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 33। 7 से नहीं कट रहा तो ये नहीं कटेगा। 983 को जब के चेक करेंगे तो 3 का डबल 6, ये कितना हो गया? 92। 7 1 कम 7 2, 22 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। 568 तो 8 दूनी 16, कितना आ गया? ये 40। 40 7 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटेगा। 364, 4 का डबल 8, 36 में से 8 घटाएंगे 28, 28 7 से कट जाएगा, इसलिए 7 से कट गया। लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर ये कि संख्या छोटी छोटी है, 7 का भाग दे लीजिए। ठीक है, और 7 का नियम भी कुछ इस तरह का कि चेक करने में ही टाइम लग जाता है। P और Q व्यक्तिगत रूप से किसी काम को 8 और 16 दिन में कर सकते हैं। 8 और 16 मतलब डबल मामला है। उन्होंने एक साथ काम किया, कार्य पूरा किया। कार्य पूरा होने पर P और Q, क्या बात है, क्या बात है, क्या रहता है? काम अगर समान है तो चाल और क्या बोलते हैं, क्षमता और काम दिनों का जो रेशियो है वो क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट। अब दिन आपको बोल रहा है, देखिए टी की बात अगर मैं, P और Q की बात हो रही है,
2:1 होगा इसका उत्तर। देखिए टाइम है ये इसका 8 है और ये इसका कितना है 16 है। ठीक है, तो इफिशियंसी ये 1 है तो ये 2 है, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2 और 1, यही तो आपसे पूछ रहा है 2:1 ये है आपको। ठीक है ना, मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल में आपको कुछ भी ज्यादा करने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जरा सा, 140 का 30% बराबर 840 का x%। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को कैसे अटेंड करते हैं, क्या करना पड़ता है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए 140 का 30% बराबर है 840 का x%। पहली बात तो ये प्रतिशत उड़ा दीजिए, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 6 बार, 6 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लग गया सवाल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए बी से 2 गुना दक्ष। ए बी से 2 गुना दक्ष मतलब बी की क्षमता 1 है तो ए की 2 है। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में, 3 20 यानी 60, काम टोटल 60 है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। लग गया क्वेश्चन। सवाल में कुछ है क्या, सवाल खुद ही बोल रहा है कि भैया ए बी से 2 गुना दक्ष है, 2 गुना दक्ष है, ये 1 है और ये 2 है, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं 3 और 20 दिन में कर रहे हैं, मतलब टोटल काम कितना है 60। अब आपसे पूछ रहा बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता तो 1 है, तो 60/1 मतलब कितने दिन आ जाएगा उत्तर 60 दिन। ठीक है, इस सवाल में भी मुझे नहीं लग रहा कि कलम भी चलाने की जरूरत है। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को आप देखिए, 2 गुणे 2 धन 4 गुणे 4 धन 2 ऑफ 3 गुणे 6 माइनस 7 गुणे 5 धन 4 भाग्य 2, फिर से 2 गुणे 2 धन 4। अच्छा यहाँ से सवाल ये अलग है, अच्छा ये हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गया। चलिए ये है सवाल, सवाल आपको बोल रहा है 2 गुणे 2 धन 4 गुणे 4 धन 2 ऑफ 3 गुणे 6 माइनस 7 गुणे कोष्टक है 5 धन 4 भागे 2। ये कहानी है। सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे, तो 2 दूनी 4, 5 और 2 7, ये हो जाएगा 5 + 2। ये जब 7 हो जाएगा तो गुणे लगा हुआ, तो 7 × 7 = 49, मतलब इसकी कहानी तो हो गई 49। यहां देखिए 2 दूनी 4 प्लस 4 चौके 16 प्लस ऑफ का मतलब ऑफ के पहले अगर भाग लगा हुआ हो तो जरूर आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ भी गुणे हो जाएगा। तो 2 × 6 6 × 36 36 माइनस 49। ये कहानी है, ये कहानी है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए 16 4 20 20, 16 इससे भी निकाल लेते हैं, नहीं 29 निकालेंगे ना, 49 है, 29 इससे भी निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 7 और ये 49 दे देंगे तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है ना, बात कर लेते हैं, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 16 4 20 और 30 56, तो 56 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। जैसी आपकी मर्जी हो, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, एक डिनर सेट का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, एक ग्राहक उसके लिए 1173 रुपए का भुगतान करता, मतलब उसको छूट मिली है। ग्राहक को 2 छूटों की श्रृंखला मिली, पहली छूट की दर है 15%, तो दूसरी छूट की दर क्या थी। ठीक है, अब आप देखिए, पहले तो मैं छूट की बात करूं, छूट बंदे को मिली कितनी है, छूट कितनी मिली है भाई, 1500 का सामान उसको 1173 में मिल गया, 327 रुपए की छूट मिल गई। देखिए मैं कैसे कर दिया, 1173 27 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा पूरा 1200, तो 1500 में से 1200 घटाए तो कितना आ गया 300, और 27 इधर नहीं है, 27 उधर भी दे दीजिए, 327। अब ये 327 1500 का कितना परसेंट है, ये आपको निकालना पड़ेगा ना भाई, छूट कितनी मिली है, तो 1 2 1 2 15 से भाग दे दीजिए, 15 दूनी 30, 15 कब 15 15 × 120, मतलब 21.8% की। ठीक है, अब आप देखिए जो छूट आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, a + b - AB/100, यही तो करते हो आप, ये करते हो ना। अब a की वैल्यू उसने 15 दे रखी है, अब अगर ये 21.8% आ रहा, मतलब कुछ जुड़ने के बाद घटा होगा तब तो 21.8 आया होगा, तो यहां पर डिफरेंस आप देखिए कितना है 6.8, मतलब वैल्यू जो है वो 6.8 से ज्यादा होनी चाहिए, सभी की सभी ज्यादा है, सभी की सभी ज्यादा है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं ट्राई एंड एरर मेथड पे चला जाऊं, ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं पूरे सवाल को लगा लूं। तो अगर मान लीजिए मैं पूरे सवाल को भी लगाऊं तो देखिए 15 + b - 15b/100
बराबर कितना है 21.8। ये कहानी है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको गुणा करूंगा तो ये 100 का इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1500 प्लस 100b माइनस 15b बराबर 100 का गुणा जब यहाँ होगा तो 2180 आएगा। देखिए 100 में से 15 आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 85b, और इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 680। यही तो कहानी है। तो 17 पना 85, 17 चौके 68, 5 अठे 40, मतलब अगली जो छूट है वो कितनी है 8%। ठीक है ना, ये आपका लग गया सवाल। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव कहा जा सकता है, लेकिन जब दो छूटों का मामला हो, यहाँ पर कई बार डाटा कुछ इस तरह का देता है। यहाँ जैसे मेरे को डिफरेंस 6.8 का दिख रहा था, मतलब वैल्यू 6.8 से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर अक्सर सभी में 6.8 से मतलब क्या बोलता है, दो ज्यादा देता है दो कम देता है। तो दो कम वाले को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, दो ज्यादा वालों को हम ट्राई एंड एरर मेथड से यहाँ से बी की वैल्यू उसको रख करके देख लेते हैं कि इसमें 21.8 आ रहा है। यहां पर एक समस्या ये आ गई कि चारों की चारों वैल्यू जो है वो ज्यादा थी। कट हम करना भी चाहते तो 7 और 15 को कट कर सकते थे, लेकिन 8 और 9 तो बिल्कुल नियर अबाउट था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, सवाल आपको बोल रहा है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। समरूप में क्या होता है भाई, समरूप में सीधी सी बात है, भुजा का अनुपात, परिमाप का अनुपात, अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, लंब, इन सब का अनुपात समान होता है। और अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है, इनके वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सवाल बोला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 25 और डीईएफ का क्षेत्रफल है 64। देखिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल है ये है 25 और ये है 64। तो अगर मैं इसकी भुजाओं का अनुपात निकालना चाहूंगा, भुजाओं का अनुपात निकालना चाहूंगा तो मुझे दोनों का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 8। ये कहानी। अब आपको बोल रहा है BC बराबर 7.5। अब देखिए ये ABC है और ये DEF है। ठीक है ना, अगर यहां से BC है तो यही रेशियो EF का भी होगा, और BC देकर के EF पूछा ही है। अब देखिए ABC का रेशियो है 5, 5 की वैल्यू वो दे रहा है 7.5, 7.5 ही है ना, तो मतलब 1 की वैल्यू कितना है 1.5। यही तो कहानी है। तो जब 1 की वैल्यू ये 5 है तो इसकी वैल्यू 8 है, तो यहां जब 1.5 आ रहा तो इसी में आप 1.5 का गुणा मार दीजिए, मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 12। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 8 में। ठीक है, लग गया आपका सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% चाहिए। ठीक है, सुनीता 145 प्राप्त करती है और 23 अंकों से फेल हो जाती है, मतलब उसको पास होने के लिए जो 145 मिला है वो तो मिला 23 उसको और चाहिए। तो क्या पूछ रहा है, परीक्षा के अधिकतम अंक। देखिए पास होने के लिए उसको परसेंटेज में चाहिए 35, लेकिन अंकों में कितना चाहिए 145 जो उसको मिला, और 23 बेचारी को और चाहिए था क्योंकि वो फेल हो चुकी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 168। 35%, एक काम करते 7 से कटेगा क्या, 7 दूनी 14, हाँ कट रहा है, तो ये 5% बराबर कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अधिकतम अंक, अधिकतम अंक हमेशा कितने होते हैं 100%। यहाँ कितने का गुणा हो रहा है 20 का, तो यहाँ भी कितने का गुणा होगा 20 का, 24 दूनी 48, मतलब अधिकतम अंक कितने थे 480, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां सवाल में देखिए क्या बोला है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 4, एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछो। अब इस सवाल में, सवाल के पहले तो हमें ये निकालना यह है कि वास्तव में हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए सवाल में आपको कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई, ये कहानी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस, ये कहानी होती है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखिए क्या क्या डाटा मेरे पास है, एक्स प्लस वाई मेरे पास आया हुआ है, ठीक है ना 4। वैसे देख के ही मैं बता सकता हूं कि उत्तर ये और ये इन दोनों में से एक ही होगा, ठीक है ना। दूसरा है एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो अगर ये ऊपर x प्लस वाई है मतलब 4 ही तो आएगा, तो 4 भाई सीधी सी बात है 5 और 3 तो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो सिंपल x प्लस वाई है। लेकिन अब मैं इसको इन दोनों को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है।
ठीक है। तो अब अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो भैया ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है ना कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी तो आपको निकालनी ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, और प्लस एक्स वाई की वैल्यू 6 दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और ये इधर जाएगा -12 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब आप देख लो इस जगह पे आप वैल्यू को पेस्ट कर दो। देखिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, और प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 6। मतलब पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा, ये 4/10 मतलब 2/5। ये मेरा उत्तर, ये मेरा उत्तर है, ठीक है ना। सवाल केवल यही तक था करने के लिए, बाकी तो आपको वैल्यू पेस्ट कर देनी है, उत्तर आपके सामने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ देखिए सवाल में फिर से अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। P प्लस क्यू इज इक्वल टू इतना है, पी क्यू बराबर इतना है, P माइनस क्यू किसके बराबर। यहाँ एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे से x प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर मेरे को दिया हुआ है, इसमें आप 4 भी जोड़ दीजिए। मतलब माइनस को अगर प्लस के रूप में कन्वर्ट करना है तो 4 जोड़ना है, ठीक। और यही कहानी अगर उल्टी हो जाए, अगर मुझे ये निकालना हो और मेरे पास ये वैल्यू दी गई हो तो आप -4a भी कर दीजिए, ठीक है, निकल जाएगी वैल्यू। अब मेरे पास कहानी क्या है, मुझे p माइनस क्यू निकालना है और p प्लस क्यू दिया हुआ है, मतलब माइनस निकालना है प्लस दिया हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -4pq। यही तो कहानी है ठीक है। अब देखिए p प्लस क्यू का कितना दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ है 16√2 का स्क्वायर, और माइनस पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, ये दी गई है 120। अब आप देखिए 16 का 256, 16 का स्क्वायर 256 और √2 का 2, तो 256 है, ये कितना हो जाएगा 512 माइनस 480, ठीक है। 20 और 12 कितना हो जाएगा 32। लेकिन आपसे स्क्वायर तो पूछा नहीं, आपसे ये पूछ रहा है, तो √32। अब 32 का कितना होता है 16 दूनी 32, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 16 गुणे 2, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 2 तो अंदर ही रह जाएगा। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 4√2 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ये दो के दोनों सवाल अलजेब्रा के हैं और दोनों ही सवाल केवल और केवल किससे रिलेटेड है, फॉर्मूले से। बात करते हैं इस सवाल। एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, ठीक है। तांबे के तार को मोड़ा गया है, इसका मतलब वो अंदर तो भर नहीं जाएगा, किनारे किनारे मोड़ा जा सकता है, और जिस वर्ग के किनारे किनारे मोड़ा गया उसका क्षेत्रफल 81, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो ए स्क्वायर होता है, और जो परिमाप होती है वो 4a होती है, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर बराबर 81 है मतलब ए की वैल्यू 9 है, तो 4a की वैल्यू 36 है। मतलब जो तार मोड़ी गई है उसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर है। उसी तार को अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, नो डाउट बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा। कई सारी चीजें आपसे इसमें वो निकलवाना चाह रहा है। देखिए वर्ग जो होता है, वर्ग ये इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना होता है, वो होता है ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दिया है 81, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी √81 मतलब कितनी 9। और जो परिमाप होती है, परिमाप बराबर होता है 4a, मतलब 4 गुणे 9 बराबर कितना है 36। मतलब जो तार की लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर। ये है आपकी कहानी, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जा रहा है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब देखिए अर्धवृत्त का जो परिमाप है, अर्धवृत्त का की परिधि बोल सकते हैं आप उसको, अर्धवृत्त की जो परिधि है वो क्या होती है, वो होती है πr और प्लस 2r, πr प्लस 2r। या अगर r को आप कॉमन ले लो, r को आप कॉमन ले लो तो कितनी हो जाएगी पाई प्लस 2, 7 दूनी 14, 36/7 और गुणे r, ये कह सकते हो आप, यही होगी ना। ये कैसे होती है, देखिए ये अर्धवृत्त है, मान लीजिए ये कहानी है इसकी, केंद्र इसका ये रहता है, तो ये तो रहेगा और ये कितना रहेगा, क्योंकि पूरे वृत्त का 2πr होता है तो ये वाला हिस्सा तो πr हो जाएगा, और ये r है, ये r है तो प्लस 2r भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं इसको वैल्यू को पुट करूं तो 22/7 प्लस 2, 7 दूनी 14, 36/7, ठीक है। अब आपको सवाल बोल रहा है कि भैया 36/7 गुणे r बराबर कितना है 36,
36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ये फॉर्मूला ही है, चाहे आप लोग इसको लिख लेना। अर्धवृत्त की जो परिधि है वो ये होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, पुलिसकर्मी द्वारा पीछा करना शुरू किया गया तो चोर भी भागने लगा। चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसको आगे निकलने से पहले चोर कितनी दूर दौड़ चुका होगा, मतलब चोर द्वारा तय की गई दूरी है, चोर द्वारा तय की गई। अब यहां पर देखिए, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि चाल, दूरी और समय वाले सवालों में 90% क्वेश्चन केवल एक ही थीम पर पूछे जाते हैं। कहीं दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होगा। देखिए फॉर्मूला ये होता है, d बराबर होता है s इंटू टी। अब अगर दूरी समान है, दूरी समान है मतलब d समान हो, d समान है तो क्या होता है s ये हो जाएगा। अगर s समान है, s या t समान है, अगर ये समान है तो क्या होता है d समानुपात s या t, जो भी बचेगा। ये कहानी है आपकी। अब यहां पर क्या है, अगर एक पुलिसकर्मी और चोर का मामला आता है तो यहां पर ज्यादातर समय समाप्त होता है। दोनों खड़े हुए थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा और भागना शुरू कर दिया और दोनों ने एक ही समय भागना शुरू किया। अब बाद में जो है पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया। मतलब यहां पर समान क्या हुआ, चूंकि दोनों तो दूर दूर खड़े थे तो दूरी तो समान है नहीं, चाल भी समान नहीं है। चाल समान रहेगी तो वो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। यहां समान क्या होता है, समय। और जब समय समान होता है तो दूरी और चाल का जो अनुपात है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। अब यहां पर आप देखिए, जो स्पीड है दोनों की, स्पीड में एक पुलिस की बात कर रहा हूं, एक थीफ की बात कर रहा हूं। देखिए पुलिस की जो चाल है ये कितनी है 10 और इसकी चाल है 8, मतलब रेशियो कितने का है 5 और 4 का। और तो इसकी जो डिस्टेंस है उसका भी रेशियो होगा 5 और 4 का। ठीक है, सवाल आपको कह रहा है कि इनके बीच का जो अंतर मुझे 1 दिख रहा है वो कितना था, वास्तव में 100 मीटर। ठीक है, तो अब चोर कितना चलेगा 5 गुणे 100। आपसे पूछा किसका है, चोर कितनी दूरी दौड़ चुका होगा, तो चोर कितना दौड़ेगा 4 गुणे 100, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 400 मीटर। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देख लीजिए सवाल, एक 20 सेंटीमीटर लंबी खोखली बेलनाकार नलिका लोहे की बनी है। बाहरी और आंतरिक व्यास की बात हो रही है, व्यास है ये व्यास। तो जब व्यास 8 और 6 है तो त्रिज्या 4 और 3 हो जाएगी। नलिका बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन, देखिए लोहे का आयतन जब निकालते हैं खोखले बेलन का तो बड़े वाले बेलन का आयतन माइनस छोटे वाले बेलन का आयतन। लेकिन आप इस पंचायत में मत फंसो, आप सीधे सीधे फॉर्मूला ये याद रखो कि भाई जो पाई आर स्क्वायर एच ये तो बेलन का होता है। अगर खोखले बेलन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर, ये कहानी बनती है। अब आप देखिए एच आपको 20 दिया हुआ है, कैपिटल और आपकी 4 दी गई है और ये कितनी दी गई है 3, बस आप वैल्यू रख दीजिए। पाई में तो उत्तर नहीं। ठीक है, तो 22/7 गुणे एच की वैल्यू कितनी दी गई है 20, और यहां का मामला है 8 नहीं है 4 है, 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 16 माइनस 9, मतलब कितना हो जाएगा ये 7। तो 22/7 गुणे 20 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44, मतलब उत्तर हो जाएगा 440। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये खोखले बेलन के आयतन की बात हो रही है। अब आप उसको पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कहानी तो ये बनती है एक्चुअली पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बड़े वाले का ये छोटे वाले का। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं पाई एच को कॉमन ले लूं तो बचता क्या है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, विपरीत दिशा से। ठीक है ना, मतलब ट्रेन और मैन, ट्रेन प्लस आदमी की जो चाल है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी आपको कितनी दी गई है 800, और ये कितना दिया गया 8, ये कितना हो गया 100। सीधा सीधे सवाल तो इसका 10 उत्तर हो जाएगा। रेलगाड़ी की 90 है, इसकी 90 है, तो 90 प्लस आदमी बराबर कितना दिया हुआ है 100।
तो भैया आदमी की कितनी हो जाएगी, आदमी की हो जाएगी 100 माइनस 90, उत्तर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सबसे मजेदार बात यह है कि सारा का सारा डाटा मीटर और सेकंड में ही है, यहाँ पे कुछ बदलने की भी आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य। अब ऐसे सवालों के लिए क्या है भाई, सीधी सी बात है, वह संख्या जो 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य है। इसके लिए आप क्या करते हैं, चारों का एलसीएम लेते हैं। और 4 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या की बात करता है तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो तो ये है, वो तो ये है। अब इसके ऊपर तो हम जा नहीं सकते, जो भी होगा वो इससे कम ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम 4, 5, 8, 10 का एलसीएम निकालिए, यही है ना संख्या 4, 5, 8 और 10, इनका एलसीएम। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 10, तो इसका तो 2 गुणे 5 होगा, 5 तो इसी के अंदर है, 4 बनाना है तो 1, 2 और देना पड़ेगा, 8 बनाना है तो 1, 2 और देना पड़ेगा, मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना हो गया 40। अब अगर इसके नजदीक मुझे जाना है तो 9999 में आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 40 का। तो 40 दूनी 80, कितना आ जाएगा 19, 199, 40 चौके 160, कितना आ जाएगा 39, फिर उतार लीजिए 40 नहीं 360, कितना आ जाएगा 39। अब आप देखिए घटाने पर मुझे ये घटाना है और जोड़ने पर मुझे ये बनाना है, मतलब अगर मैं बात करूं घटाने पर तो घटाने पर मुझे कितना घटाना पड़ेगा 39, और अगर मैं बात करूं जोड़ने पर तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 39 को 40 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 40 माइनस 39 बराबर 1। लेकिन चूंकि ये सबसे बड़ी संख्या है इसमें मैं कुछ जोड़ नहीं सकता, कुछ भी जोड़ दिया तो ये 5 अंक की हो जाएगी, मतलब मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे इसमें घटाना पड़ेगा। तो बस आप घटा दीजिए, 4999 माइनस 39 बराबर कितना हो जाएगा 4960। कहाँ दिया हुआ है उत्तर, अरे यार 4960 का 9960, क्या कर रहा हूं मैं भी, ठीक है ना, 9960 यही मेरे सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल को देखिए, लड़कों की औसत आयु 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है, पहले 6 लड़कों की 19.5 है, मतलब सबकी आधा आधा कम हो गई, ठीक है। तो 7वें की आधा आधा 6 लोगों की कम हो गई तो 3 साल, 20 और 3 23 साल, ये उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे आप खुद देखिए कि अब अगर इसको मैं बेसिक से लगाऊं तो देखिए 7 का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 7 गुणे 20, जो 6 का योग है वो कितना हो जाएगा 6 गुणे 19.5, मतलब ये कितना हो जाएगा 140, और ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 19 छक्का 114 और 3 117, घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 23 साल, ठीक है। मेरे लगाने का तरीका क्या था भाई, अगर सभी का 20-20 साल है तो मैं तो सातों को 20-20 मानूंगा, 6 का 19.5 है, 6 का 19.5 है, इसका मतलब ये हुआ कि आधा आधा मेरे पास 6 लोगों से बच गया, तो 6 लोगों से आधा आधा बचा, मतलब टोटल कितना बचा 3, तो ये 3 किसको मिलेगा, जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ कौन है 7वां आदमी, 20 उसके पास पहले से था, 3 मैंने और ले आके दे दिया, तो उसके पास कितने हो गए टोटल 23, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, tan थीटा बराबर b बटा, ये कई बार ये सवाल पूछा जा चुका, देखिए फॉर्मेट cos थीटा और sin थीटा का ही है, तो अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता है क्या, देखिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इसकी वैल्यू वो b बटे a दे रहा है, मतलब इसकी वैल्यू b है और इसकी वैल्यू a है, बस आप उठा करके पेस्ट कर दीजिए, तो a cos थीटा है तो cos थीटा की a है तो a गुणे a हो जाएगा, प्लस b साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू b है, ये b पेस्ट कर दीजिए, नीचे क्या है a cos थीटा है तो a गुणे a हो जाएगा, और प्लस b साइन थीटा है तो b गुणे b हो जाएगा, लेकिन ये प्लस नहीं है माइनस है, माइनस है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लगा हुआ है, ये दिया हुआ है उत्तर ऑप्शन नंबर 1 में, सवाल में कुछ भी नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, वर्तमान समय में पति और पत्नी की आयु का योग 60 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले, जैसे मान लीजिए आज आपकी उम्र है 20 साल और आपके छोटे भाई की उम्र है 16 साल, मतलब दोनों की जो योग है वो 36 है। 4 साल पहले योग कितना रहा होगा, 4 साल पहले आप रहे होंगे 16 के, छोटा वाला भाई रहा होगा 12 का, तो 16 और 12 कितने साल 28 साल, तो अभी 36 है,
4 साल पहले 28 था, मतलब कितना कम हुआ? 8 साल। क्यों? क्योंकि दोनों की उम्र 4 साल में 4-4 साल बढ़ गई है, तो उसको 4-4 साल घटाना पड़ेगा। तो जब एक की 4 घटेगी तो दो की मिला के कितनी घटेगी? 8। यहां पर आपको सवाल में क्या कह रहा है? वर्तमान समय में योग इतना दिया हुआ है, अनुपात इतना है। तो अनुपात कब का है? 4 वर्ष पहले का। तो योग को भी कहां लेके जाना पड़ेगा? जहां का अनुपात दिया गया है। ठीक है, सवाल में आपको यह कह रहा है कि 4 वर्ष पहले पहले जो अनुपात है वो कितना है? 7:6, यही दिया ना। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले योग कितना होगा? 4 वर्ष पहले जो योग होगा वो कितना होगा? अभी वर्तमान में 60 है, तो 60 - 8 मतलब कितना हो जाएगा? ये। अब 7 + 6 बराबर कितना है? 13, और 13 की वैल्यू है 52, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, पति की आयु, पति की आयु कितनी हो जाएगी? 7 × 4 मतलब कितने साल हो जाएगी? 28। ठीक है, लेकिन ये 28 तो आपका उत्तर है नहीं, ऑप्शन में 28 भी दिया गया। ये बात ध्यान रखिए कि ये जो 7 है ये 4 वर्ष पहले है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी उसकी? तो वर्तमान आयु हो जाएगी 28 + 4 मतलब कितने साल हो जाएगी? 32 साल दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। कई बार सवाल लगाने के बाद भी बच्चे इस पॉइंट पर आकर के क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। तो इस चीज से आपको बचना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, दी गई भिन्ने ये को आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। अब आप देखिए इन सवालों को लगाने का तरीका क्या, देखिए 4/7, ठीक है, फिर है 9/11, फिर है 3/5 और फिर है 7/8। अब यहाँ देखिए, जब कभी भी मामला ये नीचे वाला ऐसा हो कि डायरेक्ट न लगाया जा सकता हो, तो तरीका ये, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका डिफरेंस 3 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है और इसका 1 है। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 6। अब आपको करना यह है कि इसका भाग इसमें देकर के जो बचेगा उसको कहां कर देना है? गुणा अंश में। तो देखिए 6 का भाग, 6 में 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 × 2 मतलब मामला हो जाएगा 8 का। ठीक है, 2/3 6, 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 27। 2/3 6, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 1 छक्के 6, 6 बार जाएगा तो 7 × 6 मतलब ये कितना आ जाएगा? 42। अब आपको आरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, मतलब मेरे पास क्या रहेगा? 4/7 सबसे छोटी है, इससे बड़ा 8 से बड़ा है 9, 9 किसका है? 3/5 का, ये 3/5 हो जाएगा। फिर कौन सा है? 27, 27 किसके लिए है? 9/11 के लिए। और सबसे बड़ी जो संख्या वो कौन सी है? 7/8। ये कहानी है। 4/7 सबसे छोटी, 7/8 सबसे बड़ी, 4/7 सबसे छोटी, 7/8 सबसे बड़ी, ये दिया हुआ है उत्तर। देख लीजिए 4/7, 3/5, 9/11 और 7/8। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, एक व्यापारी अपने माल पर 40% की छूट देता है, इसके अलावा वह 20% की छूट और देता है। दोनों क्रमिक छूटों 40, 20, 60, 4 दूनी 8, 60 में 8 घट गया 52%। ठीक है, ये तो परसेंट से परसेंटेज का मामला है, फार्मूला तो यही है, a + b - ab/100 मतलब कितना हो जाएगा? ये 40 + 20 - 40 × 20/100, 1 2 1 2, ये कितना हो जाएगा? 60 - 8 बराबर कितना? 52%। लग गया सब। ठीक है ना, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देखिए 11 पदों का औसत 45 है, एक और पद शामिल किया जाए तो नया औसत 44 हो जाता है, 12वां पद क्या है? देखिए औसत में मैं आप लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूं, औसत का मतलब होता है बराबर का बंटवारा। और अगर किसी समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो या उससे निकल जाए, ठीक है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो आदमी शामिल हो रहा है वो भी उस समूह का ही हिस्सा बन जाएगा, उस समूह के जैसा ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए एक और पद शामिल किया गया, तो जो औसत था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, औसत ± संख्या गुणे, चाहे वृद्धि हो रही हो, वृद्धि होगी तो धन और कमी होगी तो ऋण। अब देखिए औसत पहले था कितना? 45 था। क्या हो रहा है? 45 से 44 कमी हो रही है, मतलब -1 की कमी हो रही है। 11 पद पहले से थे, एक और शामिल हो गया तो पूरे 12, मतलब 45 - 12 उत्तर कितना हो जाएगा? 33 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वैसे इन सवालों को आप लोग मेंटल कैलकुलेशन से लगाने की कोशिश कीजिए, कलम न चलानी पड़े। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर की गति से चलती है, मतलब x की वैल्यू 13 है।
धारा की गति 4 मतलब y की वैल्यू 4 है। धारा की दिशा में मतलब 13 4 17, धारा की दिशा में 68 किलोमीटर, 17 चौके 68, 4 घंटे। अब इस सवाल में भी कुछ करने की जरूरत है क्या? देखिए x बराबर कितना दिया हुआ है 13, y बराबर नाव की चाल को हम हमेशा ये मानते हैं 4, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 13 प्लस 4 बराबर 17, और सब दूरी क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता कितना है? समय बराबर, ये धारा की दिशा की बात कर रहा हूं मैं, धारा की दिशा में अगर विपरीत होता तो x माइनस वाई हो जाता। समय बराबर क्या होता है? दूरी और बटे चाल। दूरी कितनी है इसकी 68, चाल कितनी है 17, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 4 घंटे। ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त के छोटे चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के बड़े खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बात है, जबरदस्त सवाल। एक चीज देखने में मिल रही है, मेंसुरेशन में बहुत बढ़िया सवाल पूछे जा रहे हैं, और यही वो चीज है जो आपके और बाकी बच्चों के बीच में डिफरेंस पैदा करने वाली है। देखिए सवाल में सीधी सी बात यह है कि अगर कोई वृत्त बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, तो ये इसकी परिधि है। अगर मैं इसको ऐसे अगर डिवाइड भी कर दूं, तो ये जो क्षेत्रफल है वो इसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में ये चाप बटेगा। ये बात आपको याद रखनी। अब आप देखिए, आपको दिया गया है क्षेत्रफल। अब छोटे चाप की लंबाई 22 है, तो मेरे पास पूरा तो पता नहीं, तो मैं ये कह ही नहीं सकता हूं कि किस अनुपात में बटा है। जिस अनुपात में परिधि बटेगी उसी अनुपात में क्षेत्रफल बटेगा। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है। अब आप देखिए पूरा मामला है क्या। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी गई है 1386, मतलब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1386 गुणे 7/22। 22 छक्का 132, 22 तिहाई 66। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 63 को मैं 7 गुणे 9 लिख सकता हूं, और ये 7 ही है, तो यहां से 7 गुणे 3 मतलब कितना आ जाएगा ये। ठीक है। तो इसकी जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 गुणे 22/7 गुणे 21, 7 तिया 21, तो 22 तिहाई 66, 66 और 2 कितना हो जाएगा 132। ठीक है। अब यहां पर देखिए छोटा चाप, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, टोटल मिलाकर के ये 132 है। छोटा वाला अगर 22 है तो बड़ा वाला कितना होगा? 132 माइनस 22 मतलब 110, मतलब इसका जो रेशियो है ये हो जाएगा 1:5 का। 1:5 का, यही तो रेशियो होगा, दिख ही रहा है। 22 और 110 मतलब कितना हो जाएगा? तो अब देखिए यहां पर तो ये छोटा और बड़े का अनुपात 1:5 है, मतलब ये टोटल कितना है 6, और 6 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1386, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 कम 6 231। अब आपसे बड़े खंड का क्षेत्रफल पूछा, तो बड़ा खंड तो ये है, तो बड़े खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 231 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 11, 1155 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। अब देखिए इस सवाल की खूबसूरती क्या है? खूबसूरती ये है कि आपको एक तरफ तो दे रहा है क्षेत्रफल और दूसरी तरफ दे रहा है चाप की लंबाई, मतलब क्षेत्रफल से आपको परिधि की ओर जाना है, और परिधि की ओर जाना है तो मजबूरी है त्रिज्या निकालना। अब हमारी परिधि निकल गई, तो अब हमने छोटे चाप और बड़े चाप के बीच का रेशियो निकाल लिया। अब उस रेशियो से फिर हमें कहा जाना है क्षेत्रफल की ओर, मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कहा जाएगा। और मैं आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि ऐसे सवाल आप जरूर तैयार करके रखिए, क्योंकि जिस हिसाब से मेंसुरेशन में सवाल आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सवाल अभी आगे के सेटों में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए 2540 रुपए के लिए एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ 1850 रुपए में बेचने से होने वाली लाभ के हानि के बराबर है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पे आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, ठीक है ना, कि लाभ प्लस हानि बटे 2। एक्चुअल में लाभ वाला क्रय मूल्य प्लस हानि वाला क्रय मूल्य बटे 2। ठीक है। अब ये देखिए कितना है 2540 प्लस 1850 बटे 2, तो 50 40 90, 25 8 33 10 43, 4390, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 नाई 18, 2 पंचे 10, ये मेरा उत्तर है। अब ये होता क्यों है इस बात को समझिए। देखिए यहां है सीपी, अगर हानि हो रही है मतलब मैं यहां बेच रहा हूं, तो हानि कितने पे हो रही है 1850 पे। ठीक है। यहां होता है क्या होता है लाभ, लाभ पे कितना है 2540,
यही है। अब अगर आप खुद देखो, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको भी x मान लूं, तो यहां से यहां तक ये वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक जाने में 2x है, 2x है। तो यहां आप देखो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ये 1800, 700 मतलब 690, मतलब 2x बराबर कितना है 690। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 15। बस इसको अगर मैं 345 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फिर 5 4 9 और 18 और 3 21। लेकिन यहां पर क्या है, मैं लाभ या हानि निकालने के बाद क्रय मूल्य निकाल रहा हूं। लेकिन यह तरीका आप तब अडॉप्ट करो जब लाभ और हानि बराबर ना हो। बराबर अगर ना हो, उसमें कुछ फर्क दिया गया हो कि ये इससे 20% ज्यादा, ये इससे 20% कम है, तब इस्तेमाल करो आप, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्ट सवाल को देख सकते हो। लेकिन अगर लाभ और हानि वाले में दोनों में अगर ये बोल रहा है कि लाभ बराबर हानि है, तो सिंपली है दोनों के विक्रय मूल्यों को जोड़ करके आप 2 का भाग दे दीजिए, क्रय मूल्य आपका आपके सामने आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3200 रुपए को ए और बी के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटा गया। ए की तुलना में 5 3 8 चौके 32, 4 दूनी 800 रुपया। सवाल में कुछ है ही नहीं, रेशियो का क्वेश्चन। देखिए सवाल आपको कह रहा है ए और बी, ये है मामला। इनका जो बांटना है वो कितना बांटना है 3200 रुपया। मतलब 8 बराबर कितना है 3200, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा, तो अंतर 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 गुणे 400, मतलब कितना हो जाएगा ये 800 रुपए। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 पे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पाइप एक्स पाइप जेड से 5 गुना तेजी से एक टंकी को भर सकता है, मतलब क्षमता उसकी 5 गुना है, तो दोनों की मिला के 6 हो गई। दोनों चूंकि 10 मिनट में भर रहे हैं तो 60, जिसमें जेड एक्स पाइप जेड से, मतलब एक्स की 5 है जेड की वो है, ठीक है ना। तो 10 छक्का 60, 60/1, उत्तर कितना हो जाएगा 60 मिनट। सेम सवाल अभी आपने देखा ए बी का 2 गुना वाला मामला था। देखिए यहां सवाल में आपको बोला ये एफिशिएंसी है, एक्स और जेड है, इसकी क्षमता 1 है तो इसकी 5 है, तो दोनों के मिलाकर के कितनी हो गई 6, और ये मिलाकर के एक बार भर रहे हैं, मतलब कितनी हो गई टोटल क्षमता 60। अब जेड की ही पूछ रहा है तो 60/1, उत्तर कितना हो जाएगा 60 मिनट। दो सवाल बिल्कुल एक ही तरीके के, यहाँ 5 गुना था, वहां कितना गुना था 2 गुना था, यहाँ टाइम 10 है और वहां टाइम 20 था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। बढ़िया सेशन कहा जाएगा, स्पेशली मेंसुरेशन में बहुत ही बढ़िया सवाल देखने के लिए मिले। अलजेब्रा भी अच्छा खासा था, बाकी के सवाल 100 एंड 100 थे। मतलब ये हुआ कि आपका जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का कहा जाएगा। इसमें स्कोर वही लड़का करेगा जिसकी तैयारी अच्छी है। तो अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रोज का एनालिसिस। कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग का जो बैच है वो कल सुबह 8 और शाम 8 बजे से आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, ताकि एग्जाम से फारिग होते ही आप अपने मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर सके। मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।